Assalamu alaikum class. My name is Atiya Sarosh and topic of my presentation is organizational financial practices. First of all, I will introduce you about organizational financial practices. और बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये चीज़ है कि आप जितनी भी आपकी हाउ आर द गुड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपकी कितने भी अच्छी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक आपके फाइनेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज ना हो सकें। अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो सक्सेसफुली नहीं आप लेके चल सकते। तो उसके बाद अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई है? इसलिए हुई है क्योंकि जो यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, तो वो अपनी कंपनी का सेटअप स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग रखते हैं। तो ये हमारी यूथ का एक मतलब इस तरह रुझान बढ़ रहा है कि अपनी कंपनी बनाने का, तो उसके लिए फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीड ऑफ कैपिटल। कैपिटल बेसिकली होता है जो इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। A group of new or recent graduates in computing decide to set up their own company to provide software services, and their intention is typically to offer contract hire सर्विसेज। जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी कंपनी को सेटअप स्टार्ट करने के लिए और अपनी कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज को प्रोवाइड करने का सोचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज बेसिकली होती है कि जो पर डे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपको साथ साथ उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो इसीलिए ना ये हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है ताकि आपने जो सर्विसेज ले रहे हैं आप दूसरों से तो आप साथ साथ उसको पे कर सकें। A client is unlikely to pay an invoices within less than 1 month of receiving it. कोई भी क्लाइंट अगर आपको काम करके देता है तो आपको ज़रूरी है कि आप विद इन द मंथ आप उसको पे करें ताकि उसको भी पता लगे कि उसके काम करने का फ़ायदा हो रहा है। जो some large companies are notorious for not paying invoices for as much as 6 or even 12 months. बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब उनका सेटअप इम्प्रूव हो जाता है स्टार्ट में तो वो फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज करती है, लेकिन जैसे वो उनकी प्रमोशन हो जाती है, कंपनी चलने लग जाती है, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करती कि वर्कर्स को टाइम पे करें, जिसकी वजह से उनका जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर कंपनीज होती है वो डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। उसके बाद देयर विल बी नीड ऑफ टू हैव सम मनी विद विच टू स्टार्ट द वेंचर। अगर आपने कोई भी बिजनेस छोटे लेवल पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको लिए भी आपको मनी को इन्वेस्ट करना ज़रूरी होगा ताकि आप इन्वेस्ट करके और उसके बाद उसका फ़ायदा ले सकें। The group need enough cash in hand to be able to live for at least 3 months. Additional money will be needed for the expenses of starting the company. वो कहते हैं कि जो भी ग्रुप है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप 3 मंथ तक सर्वाइव भी कर सको। उसके अलावा आपके पास एडिशनल इतनी मनी हो कि आप जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी साथ साथ मैनेज कर सको। यानी कि 3 मंथ्स आप अपने ऊपर भी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी मैनेज करने के लिए आपके पास इतनी हो और उसके अलावा वो भी हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सको। For large projects and packages, a much larger sum of money is likely to be needed while they are being developed because there will be no revenue coming back into the company. जो लार्ज प्रोजेक्ट्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी उसके लिए ज़रा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको फ़ौरन से उसका पे बैक उसका नहीं मिलता और आपको काफ़ी टाइम तक उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप फाइनेंसेस को इसी तरह से मैनेज करें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी मनी ज़रूर हो। फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड। स्टार्टिंग कोई भी आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश किस लिए ज़रूरत होगा? एक सैलरीज आपने देनी होंगी, रेंट रेट्स, हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ द प्रीमिसेस है। जो भी आपने ज़मीन ली है, आपने जिसका आपने अपनी बिल्डिंग या फिर छोटे से कोई कंपनी स्टार्ट की है तो उसका आपने रेंट देना होगा और इसका हीटिंग और लाइटिंग सिस्टम यानी कि बिल्स वगैरह भी पे करने होंगे। उसके लिए आपको मनी चाहिए होता है। इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही हैं और जो बाकी अशिया यूज़ हो रही हैं उनके लिए भी पे करना होगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स, जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो उनको एडवर्टाइजमेंट उसके करना और उसकी मार्केटिंग करने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना होगा। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस रेंजिंग फ्रॉम कंपनी स्टेशनरी
टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा वो वाले एक्सपेंसेस जिनके जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं और जो कंपनी का यूनिफॉर्म होता है, यानी कि आपको जिन पर टैक्स नहीं जिनके ऊपर टैक्स नहीं होता, तो इस वाले इक्विपमेंट इस वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसके बाद था कि हाउ डज वन सेट अबाउट रेजिंग दिस मनी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी जो आपने स्टार्ट की है, तो आप किस तरह से आप मनी इन्हांस कर सकते हैं, तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होगा वो आपका बिजनेस प्लान होगा। बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द कंपनी विल बी डूइंग together with the information to show that it is technically feasible and the founders of the company have the necessary expertise। एक ऐसा डिस्क्रिप्शन लेटर जिसमें आपको पता हो कि कंपनी क्या क्या करेगी। उसके अलावा आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये टेक्निकली पॉसिबल है भी या नहीं। अगर तो आप खुद से ही सोच लो कि ये चीज़ें करनी है लेकिन वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, यानी उसको करना आसान नहीं है, वो एक फैंटेसीज वाली चीज़ है, तो फिर आपकी वो चीज़ मैनेज एक हद तक हो सकेगी, उसके बाद नहीं हो सकेगी। जो फाउंडर्स ऑफ द कंपनी जो कंपनी जिन्होंने बनाई है उनके पास इतना पैसा भी हो कि जो आप इन्वेस्ट कर सको, तो आपने सारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास जितना कैपिटल है आप उसके मुताबिक आप कोई प्लान स्टार्ट करें। ये नहीं कि फिर आप फ़ौरन से ही लोन में चले जाओ स्टार्ट करते ही, तो या फिर आप इन्वेस्ट ना कर सको, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात ये एन असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट एंड द कंपटीशन। जब आप मार्केट में आते हो या फिर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके कंपटीटर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आपके पास जो मार्केट का साइज़ है और जो आपके मार्केट में मतलब आपके लेवल की कितनी कंपनीज हैं और किस किस तरह से कंपटीशन है, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करके आप इन्हांस कर सकते हैं चीज़ों को, इन चीज़ों का भी आपके पास एक रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। अ प्रेडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसके अलावा ना आपके पास कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, कि आपकी जहाँ जैसे जैसे मनी इन्वेस्ट हो रही है उसका भी एक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड्स। फंड्स प्रोवाइड करने के मेजर 3 सोर्सेज है: ग्रांट्स, लोन्स एंड सेल ऑफ इक्विटी। ग्रांट, a grant is a sum of money given to the company while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended. It is not intended that the grant should ever be paid back to the organization which gave it। जो ग्रांट होते हैं ना वो वाली मनी होती है जो आपको कंपनी को देनी होती है, और जो आप किसी भी कंपनी को देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और ग्रांट जो होता है ना वो रिटर्न बैक नहीं होता, वो एक किस्म का आपके कंपनी के लिए ना तोहफा होता है ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें करके और उसकी बेटरमेंट ला सकें, तो वो आपको पे बैक नहीं करना होता। लेकिन यह है कि जो भी कंपनी आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है या जहाँ से भी, तो आप उनको यकीन दिलाएं कि आपको इस मनी को प्रॉपर वे में आप इसको इन्वेस्ट करेंगे। The availability of grant and other help for new companies depend very much on where the company is located, how many people it expects to employ, and on government policy at the time। मतलब आप जब कोई भी ग्रांट आपको उस वक्त तब मिलता है जब आपको पता हो कि आपकी कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है और कितने एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, और गवर्नमेंट की इस टाइम की पॉलिसी क्या चल रही है। यानी कि जब आप गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो वो आपकी कंपनी की वेरिफिकेशन करती है कि आपकी कंपनी कहाँ पे है और कितने, यानी कि आपको आगे एम्प्लॉयर्स आपके कितने हैं, आपको कितने लोगों को पे करना होगा और किस किस तरह से आपका सेटअप है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद लोन। A loan is a sum of money lent to the company. Interest is payable on it at a rate that may be fixed or variable, and the loan is usually for a fixed period। जो लोन होता है ना वो आपका उधार होता है, आपको किसी भी कंपनी से उधार दिया जाता है और उसके ऊपर ना आपका इंटरेस्ट भी होता है, यानी कि उस टाइम की पॉलिसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, और उसका रेट जो होता है ना लोन का वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल, यानी कि ये नहीं है कि आप एक की इतना ले सकते हो और उसके बाद इतना नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोन की जो मनी है उसको चेंज कर सकते हो। और लोन का जो टाइम होता है वो फिक्स पीरियड, यानी आप जिससे आप लोन ले रहे हो तो आपको उससे ये डील करना होती है, ये इस चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आप इस टाइम के बाद आप उसको लोन रिटर्न कर देंगे।
The company is liable to pay back the loan, and if the company goes into the liquidation, the lender is entitled to recover the loan from the sale of the assets to the company. जो कंपनी है उसको लोन को वापस देना होता है, और अगर किसी कंपनी का नुकसान हो जाए, ये कंपनी एंड अप हो जाए या किसी भी वजह से, तो जो लेंडर होता है ना, वो जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, यानी कि जो जब अगर कोई की कंपनी बंद हो रही होगी तो उसकी जो मशीन वगैरह सेल होंगी, और जो ये यहाँ मतलब जो एसेट्स से आएगी ना मनी, उससे आपको लोन रिटर्न करना होगा, लेकिन करना होगा। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन। लोन देने के लिए ना आपको पर्सनल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, और आपकी कंपनी भी की सिक्योरिटी भी चाहिए होती है कि अगर मतलब जो आपको लोन दे रही हो गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी, तो उससे ये कंफर्मेशन हो कि ये इसको नेगेटिव वे में नहीं यूज होगी, ये जो मनी है उसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल किया जाएगा पॉजिटिव पर्पसेस के लिए। उसके बाद सेल ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द मनी पेड टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इक्विटी कैपिटल जो होती है ना, वो वाली मनी है जो आपकी आप कंपनी के शेयर्स को सेल करके, और उसके बाद जो आपको मनी मिलती है उसके अंदर आप कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन है, उस चीज को देखते हुए जो मनी रिटर्न होती है ना, उसको कहते हैं सेल ऑफ इक्विटी। Shareholders are at much greater risk of getting a poor return on their capital or even losing it completely than are lenders. But in compensation for this, they stand to make a great profit than lenders if all goes well. जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो ये एक रिस्की प्रोसेस होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अपने शेयर जो है वो सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करोगे शेयर्स को वो करके सेल करके, तो उसमें आपको फ़ायदा ही मिल रहा है, तो वो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें माइंड में रख के फिर आपको इस मनी को मैनेज करना होता है। उसके बाद आज का नूर एक्सप्लेन करेंगी।